तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ईयर के बारे में। ईयर, इस टॉपिक को थोड़ा सा टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे 3 पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें पहले मैं इसकी बेसिक एनाटॉमी को समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि रियल में ईयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को समझाने की कोशिश करेंगे। हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर हियरिंग की प्रोसेस कैसे पॉसिबल हो पाती है। और सबसे लास्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ईयर ना केवल हियरिंग में मदद करता है, बल्कि ये हमारा बैलेंसिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये बैलेंसिंग में भी मदद करता है। तो तीसरा जो हमारा लेक्चर होगा वो इसके बैलेंसिंग फंक्शन को लेकर के होगा। तो अब तक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है। सबसे पहले हम एनाटॉमी पर बात करेंगे, फिर हम इसकी फिजियोलॉजी में 2 छोटे छोटे पार्ट्स रखेंगे, एक हियरिंग का और दूसरा ईयर का जो दूसरा फंक्शन है बैलेंसिंग का, उसको हम सबसे लास्ट में समझेंगे। तो चलिए इसके एनाटॉमी को देखने की कोशिश करते हैं। इमेज मैंने वही लिया है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे कि इसमें सबसे बाहर जब हम ईयर को देखते हैं तो ईयर के 3 पार्ट्स में ईयर को डिवाइड किया गया है। एक्चुअल में जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, ये अपना एक साइंटिस्ट का अपना एक तरीका रहा है, जिसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चरली एनाटॉमिकली जब हम इसको देखते हैं तो सबसे बाहर आउटर ईयर होता है, ये आउटर ईयर का पार्ट है। इसके बाद होता है मिडिल ईयर, मिडिल ईयर के बाद होता है इनर ईयर, ये इनर ईयर का पार्ट है। जब हम सबसे बाहर से चलते हैं तो सबसे बाहर होता है यहाँ कार्टिलेजिनस ईयर पिन्ना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईयर पिन्ना होता है जो कि साउंड के वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है। अब एक बात आप समझ लीजिएगा, मैं कई बार आपसे कहता रहता हूं कि कहीं पर भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर कोई टीचर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो भी आप एनसीईआरटी से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने की कोशिश करिएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको ईएनटी करके एक पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत डिटेल में आपको मेडिकल में जाकर के इसको पढ़ना है। तो इसलिए अभी कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आप इसकी सब कुछ जान लें। मैं थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसके बारे में बताता रहूंगा, लेकिन जितना एनसीईआरटी ने दे रखा है उतना ही हमें पढ़ना है। तो ईयर पिन्ना साउंड को कलेक्ट करता है। उसके बाद यहां पर आप देखते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है। ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मिडिल ईयर में जाकर के खुलता है। तो होगा क्या, साउंड के वाइब्रेशन इस रास्ते से गुजरेंगे और मिडिल ईयर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस बीच के रास्ते में होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में देखते हैं तो ये सीधा नहीं होता है, बल्कि हल्का सा टिल्टेड होता है। इसीलिए जब डॉक्टर्स को देखना होता है तो कान को, अब वो पोजीशन मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है ताकि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को सीधा किया जा सके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब ईयर की जब टेस्टिंग की जाती है तो उस समय ईयर पिन्ना को थोड़ा सा शिफ्ट करके इस ऑडिटरी कैनाल जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इसकी पोजीशन को थोड़ा सीधा करने की कोशिश किया जाता है, ताकि यहाँ पर एक पार्ट बहुत ही खास है जिसको हम पर्दा कहते हैं। हम कहते हैं ना कान के पर्दे में छेद हो गया है, वो यही पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। डॉक्टर्स इसी को देखने की कोशिश करते हैं क्या ये अपनी पोजीशन पर इंटैक्ट है या नहीं है। बात समझ गया? तो ये है हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट। यहां पर एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग जानकारी है। आपने देखा होगा कि आपकी आंखों के सामने कोई कुछ भी ऐसा छोटे मोटे इंसेक्ट या कुछ भी अगर आ जाते हैं तो आप अपनी आंखों को बंद करके आप प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपकी होती है, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कान हमेशा खुला रहता है, लेकिन फिर भी कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि कोई चींटी चली जाए, कभी ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कान पूरा खुला होने के बावजूद भी कान के भीतर कभी कुछ भी रेंग करके नहीं जाता। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर कुछ हेयरी पार्ट होता है और यहाँ वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। ये जो वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं ये बड़ी ही पंजेंट स्मेलिंग ग्लैंड्स को सिक्रेट करती हैं जो ब्राउन कलर का होता है। आपको लगता होगा जब कभी कान की सफाई करते हैं तो हमें लगता है कि वो गंदगी है, वो एक्चुअली गंदगी नहीं है, वो ब्राउन कलर का वो फैट या वैक्स होता ही है। वो बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग होती है। तो वो इसलिए होता है ताकि उसके पंजेंट स्मेल से ना सिर्फ मीन्स छोटे मोटे जो भी चींटी हो गई या इस तरीके की कोई भी छोटे छोटे जो भी जानवर हो सकते जो कान के भीतर कभी जा सकते हैं उनसे बचाव हो जाता है। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वैक्स का यहाँ सिक्रीशन होता है।
अक्सर सफाई करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये वैक्स जब ज़्यादा हो जाए तो, वरना ये वैक्स बुरी चीज़ नहीं है, हमारे लिए प्रोटेक्शन करती है, पंजेंट स्मेलिंग होती है, इसमें हेयर पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं मिडिल ईयर में। हम देखते हैं कई बार तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहता है, तो इसको ईयर की टेस्टिंग में चेक किया जाता है कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है या नहीं। यहाँ पर एक रिम लाइक स्ट्रक्चर होती है जिस पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टाइटली अटैच्ड होती है। इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है एज ए मेडिकल स्टूडेंट, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एनसीईआरटी ने ज़्यादा स्कोप भी नहीं दिया है। अगर हम चलते हैं इस मिडिल एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में जिसको मिडिल ईयर कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होती है और इसमें 3 बोनी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होते हैं जो कि साउंड के वाइब्रेशन को आगे चल करके ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा मैंने इसको छोटा बना दिया है, एक्चुअल में ये थोड़ा बड़ा होता है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बड़ी होती है और आप देखेंगे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होगा, ये इसका पार्ट। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो ईयर ड्रम जिसको हम कहते हैं, यहाँ से वाइब्रेशंस आगे ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स यानी कान के जो बोनी पार्ट्स होते हैं उससे ये ट्रांसमिट करते हुए आगे बढ़ती है। ये मिस के नाम से आप याद कर सकते हैं। पहले जब डिटेल में होता था तो इसके और भी कोड थे कि इसका शेप क्या होता है, फिर ये किससे डिराइव्ड होते हैं, किस बोन का पार्ट है, वो सारी चीज़ें अब नहीं पढ़ना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है किस सीक्वेंस में बोनी ऑसिकल्स अरेंज्ड होते हैं। तो मिस के सीक्वेंस में यहाँ पर आप देख रहे हैं मैलियस, इनकस और स्टेप्स के। ये स्टेप्स या स्टेपीज जिसे कहते हैं या स्टेप्स कुछ लोग बोलते हैं, ये आगे जा करके इनर ईयर में खुलता है। इनर ईयर का जो पार्ट है इसमें 2 डिफरेंट इसमें हिस्से हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर का जो पार्ट है, ये यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट है उसको अभी मैं डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको उसको आगे मैं बैलेंसिंग में मैं आपको समझाऊंगा। आप बस इतना समझ लें, इसका ऊपरी हाफ अगर आप कहें आधे आधे पार्ट्स में इसको डिवाइड करें तो जो इसका ऊपरी हाफ पार्ट है ये बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आप देखेंगे बैलेंसिंग दोनों ही तरीके की, वो कैसे बैलेंसिंग होती है उसको हम आगे डिटेल में लेकर के चलेंगे। हियरिंग का फंक्शन इस निचले हिस्से में होता है जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पर कॉक्लिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये हम कहते हैं इस पार्ट को। तो इसमें क्या होता है, वेस्टिब्यूल होते हैं और कॉक्लिया होती है। तो कॉक्लिया जो होता है हियरिंग पार्ट है। आप यहाँ पर कॉक्लिया पर ये भी आप फोकस करें क्योंकि मैं सबसे पहले हियरिंग के पार्ट पर फोकस करूंगा, फिर मैं इसको ओरिएंट करूंगा बैलेंस के लिए। तो यहाँ बैलेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ईयर के इस प्रॉपर स्ट्रक्चर की वजह से 2 तरीके से हमारा ईयर बैलेंस कर सकता है। एक तो सर्कुलेटरी मोशंस के लिए हमारी ईयर की अपनी प्रॉपर बैलेंसिंग होती है और दूसरा हम स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए भी, जब हम नॉर्मल रास्ते में चल रहे होते हैं तो उस समय भी हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। वो बैलेंसिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एनाटॉमिकल बेसिस पर इसको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप कॉक्लिया देखेंगे, कॉक्लिया के आगे एनसीईआरटी ने दे रखा है एक विंडो, ओवल विंडो, जहाँ से ये देख रहे हैं जो वाइब्रेशंस, जो साउंड की वाइब्रेशंस थी यहाँ पर देख रहे हैं मैकेनिकल सिग्नल के रूप में आगे बढ़ रही हैं और इसके भीतर ये जा करके कुछ इस तरीके से इसके भीतर कुछ इंफॉर्मेशन को सेंसिटाइज करने के कुछ स्पेशल पार्ट होते हैं इस कॉक्लिया के भीतर। कैसे होते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी में। यहाँ पर कुछ ऐसे सेंसिटिविटी को महसूस करने वाले पार्ट्स होते हैं जो उस सेंसिटिविटी को, जो मैकेनिकल रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और ये ऑडिटरी नर्व के द्वारा आगे ब्रेन के टेम्पोरल पार्ट में भेज दिया जाता है जहां पर प्राइमरी ऑडिटरी सेंटर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक और यहाँ पर एक विंडो लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर ओवल विंडो, नीचे राउंड विंडो। इसका क्या इंपॉर्टेंस इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप एक जनरल आउटलाइन बना लें, सिर्फ ये मेरा टारगेट है। यहाँ पर आप देखेंगे यही मैंने आपको बनाया है मिडिल ईयर की कैविटी। यहाँ पर ये आपका है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर आप देख रहे हैं मिस, आप देख सकते हैं ये मैलियस जो है, ऐसा नहीं लग रहा है हैमर मैं हैमर पकड़ करके कुछ कर सकता हूं। तो ये मैलियस जो होता है ये हैमर शेप का होता है। ये इनकस जो होता है, ये मैलियस हो गया, ये इनकस जो होता है ये एनविल शेप का होता है।
एनुअल शेप का क्या मतलब होता है, आप इसको देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जो मोची जो होते हैं, जो जूते की सिलाई करते हैं, वो प्रॉपर इसी तरीके का कुछ एक अपने पास अपने आगे एक पार्ट रखे रहते हैं। तो यहाँ पर है ये जो इनकस होता है इसका एनुअल शेप होता है। इस तरीके से आप इसकी सिमिलरिटी देख सकते हैं। और लास्ट में जो होता है वो है स्टेपीज। स्टेपीज का जो स्ट्रक्चरल जब हम इसको देखते हैं तो आप यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं, मिस हैज, तो ये मैलियस का होता है हैमर शेप, इनकस का होता है एनुअल शेप, और जब हम स्टेपीज की बात करते हैं तो ये स्टिरअप शेप का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका एक प्रॉपर शेप है जो आगे जा कर के अटैच्ड होता है ओवल विंडो से। यहाँ पर आगे क्या होगा, आगे की कैसे कहानी होगी, कैसे मैकेनिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आगे जनरेट किया जाएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर आप देख लें इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता होगा। यहाँ पर पैटर्न क्या होगा आप देख सकते हैं। पैटर्न यही है जिसमें हम पिन्ना से कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन या साउंड की जो सिग्नल होती है वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ऑसिकल्स में पहुंचती है। आप यहां पर देख सकते हैं ऑडिटरी कैनाल से ऑसिकल्स तक पहुंचती है। ऑसिकल से ये आगे पहुंचती है ओवल विंडो में। ओवल विंडो से ये कॉक्लिया के भीतर कुछ सेंसिटिविटी को महसूस करने वाले पार्ट होते हैं, हेयर सेल्स होती हैं इसके भीतर। वो हेयर सेल्स जब उसकी मैकेनिकल सिग्नल को महसूस करती हैं तो ये हेयर सेल्स उस सिग्नल को कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो कि ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन में पहुंच जाता है। इसकी डिटेल प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसकी फिजियोलॉजी को अगले पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे।